Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. भाजपा की बी टीम है, उसको कहने का आधार यह है राम बंदोबस्त जी कि ये पैसे खर्च कर रहे हैं, इनका फंडिंग का सोर्स क्या है, इसको लेकर के जेडीयू भी सवाल उठा चुकी है, इसको लेकर के आरजेडी सवाल उठाती है और बार बार कहती है दो ऐसे लीडर हैं, एक प्रशांत किशोर हैं और दूसरे असुद्दीन ओवैसी हैं। दोनों को लेकर के विरोधी ये कहते हैं कि इनके खिलाफ ईडी का रेड क्यों नहीं होता, इनको कौन पैसे देता है, और इसलिए वो बड़े ही साफ गोई से कह देते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। सवाल ये उठता है कि आज के पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर को आप किस भूमिका में देख रहे हैं, क्योंकि सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, अपना अलायंस बना रहे हैं। बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी महागठबंधन का हिस्सा बनना चाह रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर अकेले लड़के आपको लगता है कि राजनीतिक ताकत के रूप में उभर सकते हैं, या वाकई प्रशांत किशोर बाहर से नीतीश को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं और तेजस्वी का रास्ता भी रोकना चाह रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप? जी, प्रशांत किशोर की फंडिंग कैसे हो रही है, इसके जरिए आप ये नहीं समझ सकते हैं कि भाजपा की बी टीम है या नहीं। देखिए, बी टीम होना व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। अगर प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व में किसी का बी टीम होना होता तो आज वो 2014 से ही बीजेपी के साथ होते। वो चाहे जब बीजेपी के साथ रहे हैं या नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, अपने ढंग से अपने लिए एक महत्वपूर्ण किरदार की उन्होंने रचना की और जिसको अस्वीकार करने पे उन्होंने उस पार्टी को या उस गठबंधन को छोड़ दिया है। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में ये नहीं कहना चाहिए कि वो बी टीम है बीजेपी के। प्रशांत किशोर अपने हिस्से की राजनीति कर रहे हैं और उनके आंखों में तीसरे मोर्चे का या एक तीसरा विकल्प जो एनडीए के जो पार्टियां हैं और जो महागठबंधन में पार्टियां हैं, इन पार्टियों के अतिरिक्त एक अन्य पार्टी उभर के आए, ये उनकी आंखों में सपना है। इसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए वो गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनके पास गठबंधन का प्रस्ताव आ भी रहा है। कई पार्टियों के नेताओं के उनका तो खुद का संपर्क हर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं में रहा है, लेकिन वो गठबंधन छोड़ के ये वो अपने बलबूते अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि 2025 के परिणाम से ही उनकी राजनीति तय हो। वो आने वाले चुनाव में 5 साल बाद के जो राजनीतिक परिदृश्य जो बिहार में होगा, उसको देखते हुए भी वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन वो किसी भी पार्टी के किसी भी बीजेपी का हो या वो महागठबंधन हो, कहीं का किसी भी गठबंधन या किसी भी नेता के बी टीम के रूप में नहीं है। देखिए, वो बीजेपी पे भी हमलावर हुए हैं। जब आप ये कहते हैं कि 9वीं फेल पुत्र को लालू यादव राजा बनाना चाहते हैं और आपको आपके बेटे को एमए और पीएचडी करने के बाद नौकरियां नहीं मिलती है, तो ये हमला बीजेपी पे भी है। ये चूंकि सत्ता में अभी लालू परिवार नहीं है, सत्ता में अभी आरजेडी नहीं है, बीजेपी भी है, तो ये हमला बीजेपी पे भी है। प्रशांत किशोर ने तो कई बार ये कहा ही है कि सरकार बनती है बिहारियों के वोट से और फैक्ट्रियां लगती हैं गुजरात में। तो हमलावर हैं, लेकिन हमला करने की अपनी एक होती है, रणनीति होती है कि कहां से कौन किस तरीके से वोट लिया जाए। तो वो वोट के हिसाब से वो हमला करते हैं। हालांकि वो हर पार्टियों के लिए वो हमलावर हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि उनकी राजनीति में आने से क्या बीजेपी या एनडीए में खलबली है कि नहीं है। अगर कुछ ही दिनों से ये जो चर्चा है कि कहीं चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, तो और चिराग पासवान ने कहा कि हम जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। आप कल्पना कीजिए कि अगर चिराग पासवान सभी सीटों पे चुनाव लड़ते हैं, उसमें जनरल उम्मीदवार भी आते हैं, तो जो जन स्वराज की जो मौजूदा ताकत तो यही है ना कि महागठबंधन में या एनडीए में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वो इकट्ठे जन स्वराज में जा सकते हैं। तो चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ने से जन स्वराज का जो ये सपना है वो भी टूट सकता है। तो फिर चिराग पासवान को कौन आगे बढ़ा रहा है? क्या चिराग पासवान अगर वो जनरल सीट से लड़ने की बात करते हैं या अकेले चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो क्या वो अपने दम पे कर रहे हैं या उसके पीछे भी नहीं, चलिए। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.